Students, welcome to this new video. We are studying chapter 9 reproduction in animals and इसमें अब हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं और क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। तो मेल के अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? टेस्टिस है। तो टेस्टिस यहाँ पर प्लूरल में लिखा है, अगर हम सिंगुलर में कहें तो TES, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और टेस्टिस 2 होती हैं तो उसको TES लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं जो कि टेस्टिस से और जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद वो स्पर्म डक्ट्स जो होती हैं यूरेथ्रा के साथ आके मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये हम टेस्टिस हैं, टेस्टिस से निकली हैं ये स्पर्म डक्ट्स, ओके। यहाँ भी ये स्पर्म डक्ट्स निकली हैं और ये स्पर्म डक्ट आगे चल के किधर आ रही हैं? ये आगे चल के यूरेथ्रा के अंदर आ रही हैं। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच इज प्रेजेंट इन द पेनिस एंड यहीं से स्पर्म्स बाहर चले जाते हैं पेनिस के थ्रू। तो इस तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट? वी सी सम पार्ट्स सच एज टेस्टिस, स्पर्म डक्ट विच कैरीज स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में। तो स्पर्म्स यहाँ से ट्रेवल करते हैं और फिर वो आ जाते हैं यूरिथ्रा में, URETHRA। Urethra is a tube which is present in penis and this urethra carries urine also and sperms also। तो इस यूरिथ्रा के थ्रू ये स्पर्म्स पेनिस से होते हुए बाहर चले जाते हैं, यानी फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर जाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपने अभी देखे। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या हैं? स्पर्म्स हैं मेल गैमेट्स जो कि बनते हैं टेस्टिस में। और आप देखें तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। एक टेस्टिस से आप देखो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन सकते हैं। फिगर 9.2 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसमें आपको देखना है ह्यूमन स्पर्म का शेप कैसा होता है। ये एक सेल है, तो ये बच्चों बड़ी इसका शेप देखो आप कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट है, लॉन्ग है ये, और ये मूवमेंट करने के लिए बना है। तो इसमें आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड, फ्रंट पार्ट को, उसके बाद मिडिल पीस और फिर है टेल। तो टेल के मूवमेंट से ये स्पर्म आगे बढ़ता है और जो उसका हेड है यहाँ पर DNA प्रेजेंट होता है जो कि फादर का DNA होता है। तो स्पर्म इज वन सेल, ओके। सो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देखने से तो नहीं लगता कि एक सेल है, बट इट इज ए सिंगल सेल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व? सो टेल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। तो क्या फंक्शन है टेल का? इट हेल्प्स इन मूवमेंट। सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टडी करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। तो यानी देखो 2 ओवरीज आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये। ओविडक्ट्स जिनको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो ये ओविडक्ट्स हैं, ये, ठीक है। कितनी है? 2। एंड यूटेरस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द यूटेरस ऑफ फीमेल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है? द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड एज ओवा और एग्स। तो हम ओवा के नाम से जानते हैं फीमेल गैमेट्स को, या हम एग भी कह सकते हैं। मेल गैमेट को हमने क्या बोला था? स्पर्म। और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? ओवम या एग। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग is released into the oviduct by one of the ovaries each month। तो ह्यूमन बींग्स में अगर आप देखो तो हर मंथ में कोई एक ओवरी एक्टिवेट होती है और वो एग को रिलीज करती है। जैसे
पहले महीने सपोज ये राइट वाली ओवरी एक्टिवेट हुई तो उसने एग को रिलीज किया, नेक्स्ट मंथ लेफ्ट वाली ओवरी एक्टिवेट हुई और उसने एग को रिलीज किया। और ये एग कहाँ पर रिलीज हो रहा है? एग्स आर रिलीज इन द फैलोपियन ट्यूब। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। लाइक द स्पर्म, द एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। तो जैसे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था अभी, ऐसे ही ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर भी आप देखो, ये भी एक सेल है, सिंगल सेल होता है और ये स्पर्म से लार्ज होता है साइज में। तो बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमन्स, much larger as in hen, and ostrich egg is the largest। तो बूझो को याद आ गया एकदम से कि देखो एग का साइज भी अलग अलग होता है एनिमल्स में। अगर हम देखें तो ह्यूमन का एग जो होता है वो तो बहुत छोटा होता है, जबकि हैन का एग काफ़ी बड़ा होता है और ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है। तो सबके सब सिंगल सेल के एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनके देखो साइज अलग अलग होते हैं। बच्चों ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट प्रोसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है ये अगला स्टेप है। पहले तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड एन ओवम। तो रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है? स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन। तो जब स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में या ओवम के कांटेक्ट में आते हैं तो कोई एक स्पर्म जो होता है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आप ये देखते हैं कि सबसे पहले स्पर्म्स दे कम इन कांटेक्ट विद द ओवम एंड देन वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम। एक स्पर्म एंट्री लेता है ओवम के अंदर और फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होते हैं दोनों के वो फिर फ्यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है स्पर्म में, उसके हेड में होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हेड ने एंट्री ले ली है, तो उसका मतलब जो डीएनए है यानी जो न्यूक्लियस है वो अंदर आ गया। तो न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। तो अब न्यूक्लियस एग का भी है यहाँ पर और स्पर्म का न्यूक्लियस भी है। तो आगे चल के क्या होगा? आगे चल के आप देखोगे फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे एंड दोनों फ्यूज होकर के एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेंगे। और अब ये जो सेल होगा, दिस सेल इज नाउ कॉल्ड एज जाइगोट। इस सेल को अब हम जाइगोट का नाम देते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, ओके, यहां तक हमने पढ़ लिया। तो आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि ये जो जाइगोट होता है यही एक नए इंडिविजुअल का जन्मदाता होता है। यानी सबसे पहला सेल किसी भी इंडिविजुअल का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन is the meeting of an egg cell from the mother and sperm cell from the father। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मदर का एग सेल और फादर का स्पर्म सेल आपस में मीट करते हैं और इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो न्यू इंडिविजुअल है वो कुछ कैरेक्टर लेता है मदर से और कुछ कैरेक्टर लेता है फादर से। तो लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने घर में देखो, अपने भाई बहन को देखो, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो आप उनमें देखो कि क्या आपको अपनी मदर और फादर जैसे कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। Fertilization, which takes place inside the female body,
इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है? एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस हैं, काउज, डॉग्स, हैन, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। और ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, तो जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिविटी 9.1 देखना होगा। विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। तो आप देखो, अगर आप किसी तालाब में चले जाओ, तालाब के आसपास देखो, या आप किसी बहती हुई स्ट्रीम या झरने या नदी के पास चले जाओ, जब स्प्रिंग सीज़न हो या रेनी सीज़न हो उसके आसपास, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको बहुत सारे फ्रॉग एग्स दिखाई देंगे जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होंगे। तो ये फ्रॉग एग्स जो होंगे, यही आगे चल के नए फ्रॉग्स को बनाने का काम करेंगे। सो ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो धीमे धीमे बहती हुई जो जो झरने होते हैं वहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं पानी की, और जो तालाब हैं वहाँ पर ये जो फ्रॉग्स हैं या टोड्स हैं ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में। और जब मेल और फीमेल फ्रॉग साथ में आते हैं और अपने गैमेट्स को फ्यूज़ कराते हैं, तो फिर क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे एग्स फ्रॉग के, जो कि पानी में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। तो होता ये है, when the male and female come together in water, what happens? Female lays hundreds of eggs। फीमेल hundreds of eggs जो है उनको ले करती है, जो कि पानी में पड़े रहते हैं। Unlike hen's egg, frog egg is not covered by the shell। जैसे कि आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, तो मुर्गी के अंडों में क्या होता है? शेल होती है, हार्ड। बट फ्रॉग एग में ऐसी कोई शेल नहीं होती, बहुत महीन सी लेयर होती है बस। तो बहुत डेलिकेट लेयर होती है फ्रॉग एग में, एक जेली जैसी होती है। तो ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग्स। तो जेली जैसी होती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, और बहुत डेलिकेट लेयर होती है जो फ्रॉग के एग को कवर करती है। जबकि हैन का एग कैसा होता है? हैन का एग जो होता है वो हार्ड प्रोटेक्टेड कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। तो जैसे ही एग आ जाते हैं वहाँ पर स्ट्रीम में, अब मेल्स जो होते हैं वो भी अपने स्पर्म्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। एंड ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। तो वो स्पर्म जो होते हैं पानी में अपने टेल के हेल्प से मूव करते हैं। नाउ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स। तो अब स्पर्म किसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं? एग के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से होता है। मेल और फीमेल एग्स कहाँ पर? मेल स्पर्म and female eggs, they come in the water and then they do the act of fertilization in water। तो fertilization कहाँ हो रहा है? बॉडी से बाहर हो रहा है, फीमेल की पानी में हो रहा है। This type of fertilization in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is termed as external fertilization and it is very common in aquatic animals। तो ये सब कहाँ देखा जाता है? aquatic animals में, जैसे कि फिश है, स्टार फिश है, फ्रॉग है, इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयरएज द hen ले ओनली वन एग एट अ टाइम। तो एक सवाल ये उठता है मन में कि जो फ्रॉग्स हैं, फिशेस हैं, ये 100 या 100 से ज़्यादा एग्स दे देते हैं एक बार में, जबकि जो hen है वो एक ही एग देती है एक बार में। तो इसका आंसर ये होगा बेटा
कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें एग्स के वेस्ट होने का चांस ज़्यादा होता है और फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है, बिकॉज क्योंकि पानी के अंदर ये एग्स रिलीज हो रहे हैं, तो इस वजह से। जबकि हैन होती है जो, ये एक एग दे रही है और वो एग बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर उसके डेवलपमेंट का चांस ज़्यादा है, उसके बचने का चांस ज़्यादा है। इसलिए एग का नंबर यहाँ पर कम है हैन में, जबकि फिश और फ्रॉग्स में, जो कि पानी में अपने एग्स को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने एग्स को पानी में रिलीज़ करने की वजह से उनके डेवलपमेंट होने के चांसेस कम है, बिकॉज पानी के अंदर बहुत सारे प्रीडेटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि वो वाटर है, ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही पाए, तो इसीलिए एग्स का नंबर भी ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो क्या है। दो, these animals lay hundreds of eggs, okay, and release millions of sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. This is because eggs and sperms get exposed to water movement, wind, rainfall. तो जो एग्स और स्पर्म्स पानी में गिरे हुए हैं वो आपस में मिलेंगे, इस बात की गारंटी बहुत ही कम होती है खुले में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, बिकॉज पानी का मूवमेंट हो रहा होता है लगातार, हवा भी चल रही होती है, बरसात भी आ सकती है, तो मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पानी का, जिसकी वजह से ये दूर दूर चले जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के चांस कम भी हो जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन द एग्स, तो इन एग्स को खाने वाले दूसरे एनिमल्स भी पॉन्ड में होते हैं। 10, production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसलिए अगर कुछ एग्स फर्टिलाइज हों उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाएँ, ताकि इनके मीट करने का चांस, मिलने का चांस ज़्यादा हो जाए, बिकॉज वहाँ पर कंडीशंस ठीक नहीं होती। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन है, देखो उसको आप पढ़िए। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बूजो एंड पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। तो बूजो और पहेली के टीचर ने उनको बताया था एक बार कि कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी ओविडक्ट्स जो होती हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने पर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जो वुमेन होती हैं उनमें बच्चे जो है नेचुरल तरीके से नहीं हो पाते, बिकॉज जो स्पर्म्स हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं दे कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो डॉक्टर्स जो हैं वो एग को और स्पर्म को साथ में रखते हैं लेबोरेटरी में, और इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन केस सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जो जाइगोट होता है उसको डेवलप होने दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, और फिर उसको मदर के यूटेरस के अंदर प्लेस किया जाता है, और फिर आगे चल के जो डेवलपमेंट होता है वो बेबी का, वो यूटेरस के अंदर ही होता है, जैसे कि जो आम बच्चे होते हैं उसी तरह। तो इस तरह से जो बेबी बॉर्न होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि इस नाम के अनुसार तो आपको ये लगेगा कि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में बॉर्न हो रहा है, लेकिन नहीं, केवल इनिशियल पार्ट जो फर्टिलाइजेशन का है और 1 हफ्ते का डेवलपमेंट है वो टेस्ट ट्यूब में वो टेस्ट ट्यूब में मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में होता है, और इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट है वो यूटेरस में होता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।